आज की चर्चा एक ऐसे मामले पर है जो सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये ताकत, दौलत और धोखे की एक ऐसी उलझी हुई पहेली है जिसने दशकों तक दुनिया के सबसे ताकतवर गलियारों में अपनी जगह बनाए रखी। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसने क्या किया, बल्कि यह है कि वो इतने लंबे समय तक दुनिया की नज़रों के सामने ये सब कैसे कर पाया। हमारे पास इस पर कई तरह की सामग्रियां हैं, जांच की विस्तृत टाइमलाइन है, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के विश्लेषण है और उसकी कुछ बेहद अजीबोगरीब निजी महत्वाकांक्षाओं पर रिपोर्ट्स भी हैं। आज हम सुर्खियों से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आदमी ने ताकत को अपनी ढाल बनाया और न्याय को सालों तक चकमा दिया, और उन सवालों पर भी गौर करेंगे जो उसकी मौत के बाद भी हमारे जहन में जिंदा हैं। चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। तो एप्स्टीन की कहानी शुरू कहाँ से होती है? अक्सर ऐसे मामलों में पुरानी खानदानी दौलत की बात होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसकी शुरुआत तो बहुत ही साधारण थी। वो मैनहट्टन के एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल, डॉल्टन स्कूल में गणित का टीचर था। एक टीचर? हाँ, लेकिन वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा था। एक सूत्र के अनुसार उसने इसे अमीर और ताकतवर लोगों से उनके बच्चों का जरिए मिलने का एक शानदार तरीका बना लिया था। वो होशियार था और जानता था कि ताकत के केंद्र तक पहुंचने का रास्ता कहां से होकर गुजरता है। और यहीं से उसने अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। वो सिर्फ टीचर बनकर नहीं रहा। नहीं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी अरबपति लेस वेक्सनर का विश्वास जीतना। लेस वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट वाले? वही, एल ब्रांड्स के मालिक। उन्होंने एप्स्टीन पर इतना भरोसा किया कि उसे अपनी अरबों की संपत्ति का पूरा कंट्रोल, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। यहीं से एप्स्टीन के पास बेहिसाब दौलत और रसूख आया। मतलब एक स्कूल टीचर से सीधे एक अरबपति का फाइनेंशियल मैनेजर, ये छलांग ही अपने आप में हैरान करने वाली है। और इस दौलत और रसूख के दम पर उसने अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बना ली जिसमें हर क्षेत्र के बड़े बड़े नाम शामिल थे। एक ऐसी दुनिया जिसकी हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं। उसके सर्कल में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे राजनेता थे। प्रिंस एंड्रू का भी नाम आता है। हाँ, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू जैसे शाही परिवार के सदस्य थे। और यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग जैसे दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक भी उसकी पार्टियों में शामिल होते थे। 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन के बारे में कहा था, मैं उसे 15 सालों से जानता हूँ, वो एक शानदार आदमी है। टेरिफिक गाय। हाँ, टेरिफिक गाय। उसके साथ बहुत मजा आता है। ऐसा कहा जाता है कि उसे खूबसूरत औरतें पसंद हैं और उनमें से कई मुझसे भी छोटी उम्र की होती हैं। ये बयान आज के समय में सुनना बहुत अजीब लगता है ना? बिल्कुल। और इस पूरे दुनिया को चलाने के लिए उसने कुछ खास जगह बना रखी थी। ये सिर्फ घर नहीं थे, बल्कि उसके अपराधों को अंजाम देने के लिए बनाए गए पूरे इकोसिस्टम थे। इकोसिस्टम, हाँ, ये सही शब्द है। न्यूयॉर्क में उसकी आलीशान हवेली, पाम बीच फ्लोरिडा में उसका घर और एक निजी जेट जिसे लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया गया था। हाँ, लेकिन इन सब से कुख्यात था यूएस वर्जिन आइलैंड्स में उसका निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स। एक पूरा का पूरा निजी द्वीप। इसका मतलब है पूरी प्राइवेसी, कोई दखलंदाजी नहीं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरा नियंत्रण आपका हो, कर्मचारी आपके, सुरक्षा आपकी, और निजी हवाई पट्टी होने का मतलब था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर कोई सरकारी निगरानी नहीं। तो ये एक तरह का किला था। स्रोतों में इसे शोषण का एक एकांत अड्डा कहा गया है, एक सिक्लूडेड हब। ये सिर्फ एक आलीशान ठिकाना नहीं था, इसे अपराध को अंजाम देने और उसे छिपाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और देखिए, यही इस मामले को मूल है। उसकी ताकत और नेटवर्क उसके लिए एक ढाल बन गए थे, एक ऐसा कवच जिसे कोई तोड़ न सके। बिल्कुल। अपराध पर्दे के पीछे नहीं हो रहा था, बल्कि एक ऐसे ढांचे के भीतर हो रहा था जो ताकतवर लोगों को बचाने के लिए ही बनाया गया था। ये नेटवर्क तो समझ आ गया, लेकिन कानून की नज़र में ये सब कैसे चल रहा था? मतलब इतने सालों तक किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? पहली बार ये मामला कब सामने आया था? देखिए, पहली बड़ी जांच 2005 में फ्लोरिडा में शुरू हुई थी, जब एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी 14 साल की सौतेली बेटी का एप्स्टीन ने यौन शोषण किया है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक कई और लड़कियां सामने आईं। कितनी? पुलिस को 50 से ज्यादा लड़कियों के बयान मिले। 50 से ज्यादा? हाँ, 50। सबने लगभग एक जैसी ही कहानी बताई कि कैसे उन्हें मसाज के बहाने एप्स्टीन के घर लाया गया और फिर उनका यौन शोषण किया गया। सबूत बहुत मजबूत लग रहे थे। 50 से ज्यादा पीड़ित। इसके बाद तो उसे बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए थी।
होनी तो चाहिए थे, लेकिन यहीं पर कहानी में न्याय प्रणाली की विफलता का पहला बड़ा मोड़ आता है। अच्छा। इतने सारे सबूतों के बावजूद मामला जब एक ग्रैंड जूरी के पास भेजा गया तो अंत में उस पर सिर्फ एक मामूली राज्य स्तरीय आरोप लगा, वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना। बस इतने गंभीर आरोपों के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। और फिर 2008 में वो विवादास्पद समझौता हुआ जिसे अमेरिका में प्ली डील कहते हैं। हाँ, प्ली डील। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे कि ये क्या था और इतना कुख्यात क्यों हुआ? प्ली डील का मतलब होता है कि आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बदले में उसे कम सजा दी जाती है। लेकिन एप्स्टीन का मामला बिल्कुल अलग था। तत्कालीन अमेरिकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने उसके साथ एक ऐसा गुप्त समझौता किया जिसने सबको चौंका दिया। इस समझौते के तहत एप्स्टीन को गंभीर संघीय आरोपों, जिनमें आजीवन कारावास हो सकता था, से पूरी तरह बचा लिया गया। और उसे सजा क्या मिली? उसे सिर्फ 18 महीने की सजा हुई, जिसमें से उसने सिर्फ 13 महीने काउंटी जेल में बिताए। सिर्फ 13 महीने? हाँ, और ये कोई आम जेल नहीं थी। उसे दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन जेल से बाहर अपने ऑफिस में काम करने की इजाजत थी। क्या मतलब वो जेल से अपनी लेमो में ऑफिस जाता था और शाम को वापस आ जाता था? बिल्कुल, ये मजाक जैसा ही था। लेकिन मुझे याद है स्रोतों में इस समझौते के एक और हिस्से का जिक्र है जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। हाँ, और वही इस समझौते का सबसे विवादास्पद हिस्सा था। समझौते में एक शर्त थी कि ये न केवल एप्स्टीन को बल्कि उसके किसी भी संभावित सह साजिशकर्ता को भी भविष्य की किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट देगी। एक मिनट, किसी भी संभावित सह साजिशकर्ता को छूट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि एप्स्टीन के साथ इस अपराध में शामिल किसी भी दूसरे व्यक्ति पर भविष्य में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये तो ऐसा लगता है जैसे पूरे नेटवर्क को एक सुरक्षा कवच दे दिया गया हो। वही तो, ये बिल्कुल भी आम नहीं है। आमतौर पर अधिकारी मुख्य आरोपी से जानकारी निकलवाकर उसके साथियों तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ तो ठीक इसका उल्टा हुआ। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये पूरा समझौता पीड़ितों से छिपाकर किया गया था। हाँ, ये उनके अधिकारों का सीधा उल्लंघन था। सालों बाद एक जज ने भी माना कि सरकार ने पीड़ितों के साथ धोखा किया था। तो सालों तक ये मामला एक तरह से बंद ही रहा। फिर दोबारा कैसे खुला? इसका पूरा श्रेय पत्रकारिता को जाता है। 2018 में मियामी हेरल्ड की एक पत्रकार जूली के ब्राउन ने इस मामले पर एक खोजी सीरीज प्रकाशित की। अच्छा। उन्होंने पीड़ितों से बात की, गुप्त दस्तावेजों को खंगाला और उस 2008 की प्ली डील की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। उनकी रिपोर्टिंग ने एक तूफान खड़ा कर दिया। और उसी सार्वजनिक दबाव का नतीजा था कि 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, इसी दबाव के कारण न्यूयॉर्क में उस पर संघीय यौन तस्करी के नए आरोप लगाए गए। लेकिन सोचिए उन पीड़ितों पर क्या गुजरी होगी। एक मनोविश्लेषणात्मक लेख में इसे दोहरा खतरा कहा गया है। दोहरा खतरा, पहला आघात तो खुद शोषण का होता है, और दूसरा जब व्यवस्था जिसे उनकी रक्षा करनी चाहिए वही उनके अनुभवों को अविश्वसनीय मानकर खारिज कर देती है। इससे उनका दर्द और भी गहरा हो जाता है। 2019 में जब वो दोबारा गिरफ्तार हुआ तो लगा कि शायद अब पीड़ितों को न्याय मिलेगा, शायद अब पूरा सच सामने आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद मुकदमे का इंतजार करते हुए जेल में उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत ने इस मामले को और भी उलझा दिया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन जिस तरह से ये हुआ उसने तुरंत साजिश के सिद्धांतों को जन्म दे दिया। हाँ, और वजह भी थी। परिस्थितियां बहुत ज्यादा संदिग्ध थी। जैसे कि रिपोर्टों के मुताबिक उसकी मौत की रात उसके सेल ब्लॉक के बाहर लगे 2 सुरक्षा कैमरे खराब थे। हाँ, उसकी निगरानी के लिए जो 2 गार्ड तैनात थे वे सो रहे थे। बाद में उन्होंने रिकॉर्ड में झूठी जानकारी भरने की बात भी कबूली। और एक और बात थी, है ना, उसके सेलमेट के बारे में। सही कहा। शायद सबसे अजीब बात यह थी कि उसके सेलमेट को उसकी मौत से ठीक 1 दिन पहले ही वहां से हटा दिया गया था। उसे अकेला छोड़ दिया गया था। ये सब इतना सुविधाजनक लगता है कि यकीन करना मुश्किल है। और उसकी मौत का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि एक पूर्ण मुकदमे की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। बिल्कुल, जहां सबूत पेश होते, गवाहियां होती और शायद उसके नेटवर्क के और नाम भी सामने आते। और इसी मुकदमे के अभाव ने एप्स्टीन फाइल्स और एक कथित क्लाइंट लिस्ट के प्रति लोगों के जुनून को और बढ़ा दिया। लोगों में ये धारणा बनने की सरकार कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है ताकि ताकतवर लोगों को बचाया जा सके। इस अविश्वास का आलम यह था कि 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट जैसा कानून पारित किया गया। लेकिन जब न्याय विभाग ने कहा कि उनके पास क्लाइंट लिस्ट का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है,
तो इससे लोगों का संस्थानों पर अविश्वास और भी बढ़ गया। ये एक अंतहीन चक्र बन गया। पारदर्शिता की कमी ने साजिश के सिद्धांतों को और हवा दी, और साजिश के सिद्धांतों ने संस्थानों पर अविश्वास को और गहरा कर दिया। लेकिन कुछ सवाल तो उसकी जिंदगी से भी जुड़े हैं जो मौत से भी ज्यादा अजीब हैं। मैंने स्रोतों में उसकी कुछ निजी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पढ़ा जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती हैं। हाँ, और ये इस कहानी का शायद सबसे अजीब और डरावना पहलू है। स्रोतों के मुताबिक एप्स्टीन की ट्रांसह्यूमनिस्ट महत्वाकांक्षाएं थीं। ट्रांसह्यूमनिज्म, ये क्या होता है? देखिए, ट्रांसह्यूमनिज्म एक ऐसी सोच है जहां इंसान तकनीक और विज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी जैविक सीमाओं को पार करना चाहता है। ज्यादा लंबा जीना, ज्यादा बुद्धिमान बनना। लेकिन एप्स्टीन ने इस विचार को एक बहुत ही खतरनाक और अहंकारी मोड़ दे दिया था। किस तरह का मोड़? रिपोर्टों के अनुसार वो न्यू मैक्सिको में अपने विशाल फार्म पर एक योजना बना रहा था जहां वो एक साथ 20 महिलाओं को गर्भवती करके अपने डीएनए से मानव जाति को आगे बढ़ाना चाहता था। क्या मतलब वो अपने जीन से एक तरह की सुपर रेस बनाना चाहता था? हाँ, बिल्कुल यही। ये सुनने में ही पागलपन लगता है, लेकिन ये हकीकत में हो रहा था। ये किसी जेम्स बॉन्ड के विलन की कहानी जैसा है। और ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, वो इससे लेकर बहुत गंभीर था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विकासावधि गतिशीलता जैसे वैज्ञानिक कार्यक्रमों को लाखों डॉलर का फंड दे रहा था और हमेशा शीर्ष वैज्ञानिकों से घिरा रहता था। वो इन विचारों को वैज्ञानिक वैधता दिलाने की कोशिश कर रहा था। ये तो एक तरह का गॉड कॉम्प्लेक्स है, ये मानना कि पैसा और ताकत आपको प्रकृति और नैतिकता के नियमों से भी ऊपर उठा सकते हैं। बिल्कुल, और यही मानसिकता उसके अपराधों में भी झलकती है। जब आप ये मानने लगते हैं कि आप नियम बना सकते हैं, तो आप उन्हें तोड़ने में कोई हिचक महसूस नहीं करते। उसकी ये सुपर रेस बनाने की योजना और लड़कियों का शोषण करना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, दूसरों को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सिर्फ एक वस्तु या साधन समझने की मानसिकता। और ये सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। मैंने उसकी क्रायोनिक्स में दिलचस्पी के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, क्रायोनिक्स यानी भविष्य में फिर से जीवित होने की उम्मीद में अपने शरीर या मस्तिष्क को बेहद कम तापमान पर फ्रीज करवाना। मौत के बाद उसके मस्तिष्क और शरीर के कुछ अंगों को फ्रीज किया जाए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो मानता था कि दौलत से कुछ भी खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि अमरता भी। हाँ, कि वो खुद को प्रकृति से भी ऊपर समझता था। तो आज हमने देखा कि ये कहानी सिर्फ एक आदमी के घिनौने अपराधों की नहीं है। ये इस बात का एक परेशान करने वाला उदाहरण है कि कैसे ताकत और दौलत का नेटवर्क न्याय को खरीद सकता है, कैसे संस्थाएं विफल हो सकती हैं और पीड़ितों पर इसका कितना गहरा और स्थायी आघात होता है। बिल्कुल, ये मामला बड़े पैमाने पर महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता को उजागर करता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अपने विश्लेषण में कहा, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ऐसे नेटवर्क सालों तक बिना किसी रोक-टोक के काम करते रहते हैं। ये हमें सत्ता के गलियारों पर और वे किसे बचाते हैं, इस पर गंभीरता से सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। स्रोतों में हमने एप्स्टीन के ताकतवर नेटवर्क और उसके डीएनए से जुड़ी अजीबोगरीब योजनाओं का जिक्र देखा, लेकिन अगर हम 2008 की उस प्ली डील पर वापस जाएं, जिसने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि किसी भी संभावित सहसाजिशकर्ता को भी कानूनी कार्रवाई से छूट दे दी थी, और उन फाइलों को देखें जो आज भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है, तो सबसे डरावना सवाल ये नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन ने क्या किया, बल्कि ये है कि उसे ऐसा करने में सक्षम बनाने वाले नेटवर्क का पूरा विस्तार क्या था, और क्या वो नेटवर्क या उसका कोई हिस्सा आज भी किसी न किसी रूप में काम कर रहा है।